हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ और सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर यह कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कुकरनाग इलाके में सुरक्षा बलों दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और डीएसपी हुमायूं शहीद हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हुए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि बुधवार की सुबह सूचना मिली थी कि आतंकियों को एक जगह देखा गया है। इसके बाद आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी गई। सेना के कर्नल ने अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए आतंकियों पर हमला बोल दिया। इसमें आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की। अधिकारी ने बताया है कि कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी ने अनंतनाग में हुए आतंकवादी मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत पर दुख जताया है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वो सुरक्षा एजेंसियों से इन आतंकवादियों को तुरंत न्याय के कटघरे में लाने का आग्रह करते हैं। वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी अनंतनाग में हुए आतंकवादी मुठभेड़ में सेना के 2 अफसरों और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी की शहादत पर दुख का इजहार किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन समय में शहीदों के शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। भारत की रक्षा के लिए उनका ये बलिदान, राहुल गांधी ने कहा, कि पूरा देश हमेशा याद रखेगा। वहीं शहादत पर महबूबा मुफ्ती ने भी दुख का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आज अनंतनाग में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए लोगों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। हिंसा के ऐसे घृणित कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं। महबूबा मुफ्ती ने इस तरह का इजहार ख्याल किया। अनंतनाग जिले में शहीद हुए अधिकारियों को रक्षा मंत्रालय ने सलाम किया है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा है कि जम्मू कश्मीर में आज के ऑपरेशन में सेना के जवानों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को सलाम। देश के प्रति अटूट साहस, समर्पण और सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति लिखा गया कि हमारी गहरी संवेदनाएं। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने का हमारा संकल्प और मजबूत हुआ। तो शहीद अधिकारियों को रक्षा मंत्रालय की तरफ से सलाम और साथ ही साथ समर्पण और सेवा को हमेशा याद रखने को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर ये बातें कही गई। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के कई लीडरों की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं, दुख का इजहार किया गया है और साथ ही इस टेरर एक्टिविटी पर लगाम लगाने की भी मांग की गई है। अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, इसी तरीके से राहुल गांधी की बात करें, वक़ार रसूलवानी की बात करें, तो इन तमाम नेताओं की तरफ से आज की इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। और आपको बता दें कि इजाफी नफरी, सुरक्षा कर्मियों की इजाफी नफरी को उन इलाकों में डिप्लॉय किया गया है जहां पर आज ये घटनाएं घटित हुई हैं। अगर राजौरी के नरला की बात करें, वहां पर तो सेना को कामयाबी मिली है, लेकिन अगर बात हम साउथ कश्मीर के अनंतनाग के कुकरनाग की करें तो वहां पर 3 लोगों की शहादत हुई है, जिस पर महबूबा मुफ्ती ने भी दुख जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि आज अनंतनाग में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए लोगों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, जो कि टीवी स्क्रीन पर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। साथ ही महबूबा मुफ्ती लिखती हैं कि हिंसा के ऐसे घृणित कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। और अगर उमर अब्दुल्ला की ट्वीट की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है। आपको दिखाएं, उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर कहा है कि जम्मू कश्मीर से बेहद भयानक खबर जो सुनने को उन्हें मिली है, उन्होंने कहा कि मिली है दक्षिण कश्मीर यानी साउथ कश्मीर के कुकरनाग इलाके में आज एक मुठभेड़ में सेना के कर्नल, एक मेजर और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये सोशल मीडिया एक्स पर उमर अब्दुल्ला के जरिए लिखा गया। साथ उन्होंने लिखा कि आतंकियों
के साथ मुठभेड़ में डीएसपी हुमायूं भट्ट, मेजर आशीष धोनक और धोचक और कर्नल मनप्रीत सिंह ने अपनी जान गंवा दी। और उमर अब्दुल्ला लिखते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके प्रियजनों को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे। तो इस तरह के इजहार ख्याल किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के नेताओं की तरफ से। और अगर इलाके की सिचुएशन की अगर बात करें तो इजाफी नफरी को, सुरक्षा सिक्योरिटी एजेंसियों को और सुरक्षा के तमाम टुकड़ियों को और डिप्लॉय किया गया, यानी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आगे बढ़ेंगे, G20 की बात करते हैं। सफल आयोजन पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार आज खुशियां मना रही है। G20 के सफल आयोजन के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन पर फूलों की बारिश की। यहां पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। G20 की सफलता के बाद से प्रधानमंत्री मोदी को देश और दुनिया भर से बधाई मिल रही है। भारत की अध्यक्षता में G20 का नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को सफल आयोजन हुआ। इस समिट में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, सऊदी अरब, अर्जेंटीना समेत दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। पार्लियामेंट के विशेष सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये सर्वदलीय ऑल पार्टी मीट इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि अभी तक संसद के विशेष सत्र का एजेंडा सरकार ने साफ नहीं किया है। संसद का विशेष सत्र आपको बता दें कि 18 से 22 सितंबर तक आयोजित किया जाना है। कांग्रेस संसद के विशेष सत्र के लिए एजेंडे की सूचना नहीं होने को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि सत्र आरंभ होने में कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन शायद एक व्यक्ति को छोड़कर एजेंडे के बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। आपराधिक मामले में मीडिया ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पर विस्तृत गाइडलाइन बनाने को कहा है। 2 महीने में एमएचए से मीडिया ब्रीफिंग को लेकर मैनुअल तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। 3 महीने में विस्तृत मैनुअल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी राज्यों की डीजीपी 1 महीने के भीतर एमएचए को सुझाव देंगे। अब इस मामले में जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मीडिया ट्रायल से न्याय प्रशासन प्रभावित हो रहा है। पुलिस में संवेदनशीलता लाना जरूरी है। जांच का ब्यौरा और उसका पर्दाफाश किस चरण में हो, ये तय करने की जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कहा कि मुद्दा है क्योंकि इसमें पीड़ितों को यानी मुतासरीन और आरोपियों का हित शामिल है, साथ ही बड़े पैमाने पर जनता का हित भी शामिल है। दिल्ली में शरद पवार के घर INDIA यानी इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई। बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भोपाल में अक्टूबर के पहले सप्ताह में रैली होगी। सीट शेयरिंग जल्द ही तय की जाएगी। वहीं जातीय गणना पर आगे बढ़ने पर भी सहमति हुई। INDIA गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इसी रणनीति के तहत ये तय हुआ कि अलग अलग राज्यों में गठबंधन की रैली होगी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में भोपाल में गठबंधन की रैली होगी, जिसमें बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात होगी। The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. केसी वेणुगोपाल ने बताया कि अभी सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियां मिलकर इस बारे में जल्द से जल्द फैसला करेगी। बिहार के लिहाज से देखें तो जातीय गणना पर आगे बढ़ने पर भी सहमति हुई, जिसकी जानकारी जेडीयू का प्रतिनिधित्व करने वाले जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दी। मुद्दा ये हुआ कि कास्ट सेंसस पर जो भी पार्टी 12 पार्टी यहाँ पर थी, इस मुद्दा पर एग्रीड थे कि कास्ट सेंसस के मुद्दा को हम लोग उठाएंगे और कास्ट सेंसस देश भर में किया जाए, ये तय हुआ है।
बैठक में टीएमसी की तरफ से अभिषेक बैनर्जी को आना था, लेकिन ईडी के समन की वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तबीयत खराब होने की वजह से संजय झा ने हिस्सा लिया, जिसको लेकर बीजेपी ने पहले ही तंज कसना शुरू कर दिया था। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक सेकंड और थर्ड रैंक के नेताओं की है। पहले तो जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, बहुत कमजोर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। इसमें हर पार्टी के सेकंड थर्ड रैंक के जो लीडर उनको रखा गया है। माना जा रहा है कि INDIA गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में या भोपाल में होगी। देखना होगा चौथी बैठक तक भी सीट शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन के चेयरमैन के चेहरे पर बात बन पाती है या नहीं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं विपक्षी गठबंधन की बैठक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चोला बदला है, चरित्र नहीं। कोई चारा घोटाला करता है तो कोई नेशनल हेराल्ड घोटाला। पिछली बार भी एक महागठबंधन बना था। चोला बदलने से कुछ नहीं होगा, चेहरे वही हैं। कोई चारा घोटाले से लेकर कोई नेशनल हेराल्ड घोटाले तक, कोई कोल घोटाले से लेकर कोई अंतरिक्ष घोटाले तक, कोई 2G घोटाले से लेकर कोई तीसरे घोटाले तक, ये सब वही चेहरे हैं जो भ्रष्टाचार से कोई बेल पर है तो कोई जेल काट कर आया है। जनता इन सबको जानती पहचानती है और चोला बदलने से, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। चाल, चरित्र और चेहरे वही रहने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयासों के बीच जेडीयू दफ्तर के आगे लगे एक पोस्टर से फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। देखिए एक पोस्टर क्या कहता है। यहाँ से लड़ेंगे, रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। कि मुख्यमंत्री जी बिहार से ग्राम पंचायत के चुनाव में हार जाएंगे। यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे नीतीश। एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। चर्चा की वजह है पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर। पोस्टर पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है और नीचे लिखा है, सौभाग्य हमारा। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र 51 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का हार्दिक स्वागत है। जो पोस्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है जेडीयू दफ्तर के ठीक सामने, ये पोस्टर बहुत कुछ इशारा करता है। हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस पोस्टर को देखिए, सिर्फ एक पोस्टर नहीं, ऐसे कुछ और भी पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है। बड़ी बात यह कि पोस्टर जेडीयू के किसी कार्यकर्ता ने नहीं बल्कि सपा के नेता रोहित किसान ने लगाया है। अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा 51 से लड़ते हैं तो वहां से भारी अंतराल से उनकी विजय होगी। नीतीश के फूलपुर से चुनाव लड़ने की कयासबाजी के बीच एक बार फिर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा का कहना है कि नीतीश जी जहां से लड़ेंगे रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। बहुत विषय नहीं है, जहां से लड़ेंगे रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। अब इसमें कोई विषय ही नहीं है चर्चा का और बहस की का। मुझे नहीं लग रहा कोई विषय है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि अगर नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर भारत में माहौल बनेगा। होगा अगर वो फूलपुर जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो उत्तर भारत में एक और आस जगेगी और लोगों की एकता को बल भी मिलेगा। तब तो निर्णय आदरणीय नीतीश कुमार जी को लेना है। जबकि फूलपुर से नीतीश के चुनाव लड़ने की कयासबाजी पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। वो नेता जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी बिहार से ग्राम पंचायत के चुनाव में हार जाएंगे। चूंकि पलटासन के वो हेडमास्टर हैं, बिहार की जनता उनको पहचान गई है। ये कोई पहला मौका नहीं जब नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसके पहले भी कई बार इस तरह की हवा उड़ चुकी है। इसकी वजह है फूलपुर में कुर्मी वोटर्स की संख्या और बिहार के साथ साथ यूपी की कुर्मी बहुत सीटों पर भी INDIA गठबंधन के पक्ष में माहौल बनना। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। कठुआ में फिर आंदोलन की चेतावनी। युवा राजपूत सभा के सदस्य रिहाई के बाद पहुंचे कठुआ, बोले नो रोड नो टोल। जल्द प्रशासन ने नहीं उठाया कोई कदम तो आंदोलन फिर होगा शुरू।
बारामूला के सिंहपुरा पट्टन में श्रीनगर बारामूला एनएच पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। हादसा सामने से आ रही तेज रफ्तार सुमो गाड़ी की चपेट में आने से पेश आया। जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का आज तीसरा दिन। आज के कार्यक्रमों में आर्मी कमांड ले रहा हिस्सा। इस दौरान कई लोगों को किया जाएगा सम्मानित। वाशिंगटन से आने वाले सेब पर सीमा शुल्क 70% से घटाकर 20% किए जाने के बाद कश्मीर में सेब उद्योग से जुड़े लोगों में चिंता की लहर। अमेरिका से सेब पर आयात शुल्क घटाने का मामला सरकार के फैसले पर शोर मचाने पर बीजेपी ने विपक्षी दलों की आलोचना की। कहा सरकार ने यूरोपीय देशों के साथ व्यापार विकल्प बहाल करने की पहल की है। जम्मू कश्मीर में कुछ राजनीतिक दल अपना अस्तित्व खो चुके हैं, वे घबराकर बयान दे रहे हैं। बालाकोट शिक्षा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय महला जब्बार में शिक्षकों की बेहद कमी। छात्रों और उनके अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों के अभाव में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब। आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के युवा सही रास्ता चुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कुछ दिनों पहले मोतिहारी से गिरफ्तार हुए पीएफआई के राज्य सचिव मोहम्मद रियाज ने एनआईए के सामने कई राज खोले। उसी के आधार पर एनआईए ने अनुसंधान शुरू कर दिया। ये तस्वीर पीएफआई के राज्य सचिव रियाज मारूफ उर्फ बबलू की है। 9 सितंबर को मोतिहारी पुलिस ने रियाज मारूफ को गिरफ्तार किया था। रियाज मारूफ से हुई पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिसके आधार पर एनआईए ने जांच तेज कर दी है। कई नाम कई चेहरे जो है वो सामने आ सकते हैं, ऐसी मानना है इस एनआईए के लोगों का, और एनआईए के जो अधिकारी है वो छानबीन कर रहे हैं। एनआईए सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई ने रियाज को 2 महत्वपूर्ण काम सौंप रखा था। पहला काम था दूसरे देशों से आने वाले फंड को संगठन को मजबूत करने से लेकर हथियार की खरीदारी के लिए सही तरीके से अलग अलग जिलों और लोगों के बीच बांटना। तो दूसरा काम एक खास धर्म से आने वाले कम उम्र के लड़कों को पीएफआई से जोड़ना। बता दें कि पटना के फुलवारी शरीफ से पीएफआई की गतिविधियों का खुलासा हुआ था, जिसके बाद ही फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल सामने आया था। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के खुलासे के बाद पटना के अतहर और जलालुद्दीन के साथ ही पूर्वी चंपारण जिले के चकिया के रहने वाले रियाज मारूफ उर्फ बबलू का नाम भी सामने आया था। रियाज की तलाश काफी समय से चल रही थी, लेकिन तब से वो फरार चल रहा था। 9 सितंबर को मोतिहारी से रियाज मारूफ की गिरफ्तारी के बाद अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना पर तकरीबन कई करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने ई कोर्ट मिशन मोड के फेज 3 को भी मंजूरी दे दी। गैस के जो एलपीजी के सिलेंडर के दाम है उसको कम किया था, 1100 रुपए से कम करके 900 रुपए कर दिए, 200 रुपए कम किए। और जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 900 पे भी 200 रुपए की और छूट जो सब्सिडी के रूप में मिलती रहनी थी। अगर आप उज्ज्वला योजना की सफलता देखें तो दुनिया भर की बड़ी से बड़ी एजेंसीज ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी कहा कि कैसे महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। इससे पर्यावरण को भी बचाने का काम हुआ और महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। और ई कोर्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा।
इन ई कोर्ट्स का उद्देश्य ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना करना है, जिससे न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके। केंद्र पर हमला बोलते हुए सीएम सुक्खू ने हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा को यह बताना चाहिए कि केंद्र सरकार ने अब तक हिमाचल प्रदेश की क्या मदद की है। अब तक हिमाचल प्रदेश को जो भी मदद दी गई है वो हिमाचल का ही अधिकार है। का समय हिमाचल के आपदा पीड़ित परिवारों के लिए दिया। वो दिल्ली से आई, पूरे मनाली में उन्होंने देखा, मंडी के देवरी गांव में देखा, रास्ते में लोग उन्हें मिले और किस प्रकार पूरा हिमाचल आपदा से पीड़ित है। और उन्होंने जो महसूस किया, कई बार तो उनकी आंखें भी भर आई, जिस प्रकार की तबाही का मंजर उन्होंने देखा। आज वो शिमला के शिप बॉडी में गई, फिर उसके बाद स्लाटर हाउस वाली जगह में गई और निश्चित तौर पर उनका भी ये मानना है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और जो हम इंतजार कर रहे हैं, हमने काफ़ी दिनों से क्या जो भारत सरकार के नियम है, पहली टीम भी आकर चलेगी है, दूसरी टीम भी आकर चलेगी है और इसके अलावा हमें स्पेशल राहत पैकेज की ज़रूरत है, उसका इंतज़ार हम कर रहे हैं। हम इस दृष्टि से भी प्रियंका गांधी जी ने बात करने को कहा है और हमारा ये प्रयास है कि हम इस समय किसी आरोप प्रत्यारोप पर न जाकर आपदा पीड़ित परिवारों के लिए जो कुछ हमारे पास संसाधन है, हालांकि हम आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमको बताइए तो सही कि क्या मिला है। ये तो वो चीजें गिना रहे हैं जो हमको मिलनी है, हमारी चीजें है। एक होता है रिलीफ मैनुअल, उस रिलीफ मैनुअल के हिसाब से भी नहीं अभी हमारे को मिला। स्पेशल पैकेज तो दूर की बात, जो रिलीफ मैनुअल हमने भराया उसके हिसाब से भी अभी हमको पैसा नहीं मिला। बाकी विधानसभा में ये लोग हम मांग कर रहे थे, हमने विधानसभा रख ली और विधानसभा में एक एक चीज का उत्तर देंगे। शिमला के समर हिल क्षेत्र का कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दौरा किया और शिवबावड़ी में हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी की। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल में आपदा से भारी नुकसान हुआ है। संसद के विशेष सत्र में प्रतिभा सिंह हिमाचल आपदा का मुद्दा उठाएंगी और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग रखेंगी। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की भी बात कही। बहुत नुकसान हुआ है, कई जगह उनके पूरे घर एकदम बह गए हैं। वो नेशनल हाईवे भी बह गया है, मनाली और जो लेह की तरफ जाता है वो वाला, उस पे भी हम गए कल। तो बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान देखा है और हमने कल भी कहा कि ये एक ऐसा मौका है जब कि सबको एकजुट होकर एक साथ इस आपदा का सामना करना है और कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता जो है, हिमाचल की सरकार है, उनकी जो भावना रही है वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है। क्योंकि रास्ते में भी कल जहाँ जहाँ मैं जा रही थी, मैंने देखा कुछ जगह कुछ महिलाएं श्रमदान कर रही थी, सड़क बनाने की मदद कर रही थी। आगे गए कुछ छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्होंने चेक्स दिए, चंदा दिया कि जिनका नुकसान हुआ है उनकी मदद हो जाए, जबकि उनका खुद का नुकसान हुआ था। तो इस तरह की जो भावना है हिमाचल की जनता की, इसी भावना को लेकर ही सरकार ने काम किया। मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, तमाम मंत्री खड़े हैं, इन्होंने 24 घंटे आपदा के समय भी और उसके बाद से भी काम कर रहे हैं और काफ़ी इन्होंने अनाउंस भी किया है किस तरह से मदद कर पाएंगे। जहाँ जहाँ कॉम्पेंसेशन देना है उसकी पूरी लिस्टें शायद कल मुख्यमंत्री जी बता रहे थे बना भी चुके हैं और देना शुरू भी हुआ है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं बार बार कि इसको नेशनल डिजास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित कर दें केंद्र सरकार, तो इससे बहुत प्रदेश का फायदा हो सकता है और मदद हो सकती है इस समय।